हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है हम लोग डेली ये दोपहर गलत लिख गया है, हम लोग रात को 8 बजे, कितने बजे दोस्तों? रात को 8 बजे एक बहुत बेहतरीन सेट करते हैं जिसमें प्रैक्टिस नंबर आज 5 है। इसके यूथ कंपटीशन जो बुक दोस्तों 2021 में बहुत छाई गई थी, क्योंकि 2021 में इस बुक से काफ़ी बेहतरीन प्रश्न मिले थे। ठीक है, तो जीके जीएस का ये सेट हम लोग डेली करते हैं। इसमें 50 प्रश्न होते हैं जीके जीएस में। अगर आप दोस्तों यूपी पेट में 2022 में जीके जीएस में झंडे गाड़ना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको लगातार वो प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन क्लास होगी। रात को 8 बजे आपको डेली लाइव देखना है। एक क्लास और भी हम लोग चला रहे हैं जो सुबह, क्या दोस्तों, सुबह 10 बजे होती है। सुबह 10 बजे इसमें हम लोग घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं। क्या दोस्तों, घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने आज मतलब पूरा प्राचीन काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल सबको समाप्त कर दिया। कल हम लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये क्लासेस पसंद आएंगी, तो ये क्लास आप 8 बजे वाली जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां, क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, मीर जुमला ने। किसने दोस्तों? मीर जुमला का पूरा नाम जुमला मीर मोहम्मद सैयद था। यह एक दोस्तों क्या था, ईरानी व्यापारी। ये दोस्तों क्या, ईरानी व्यापारी था। क्या दोस्तों बोल करेंगे, ईरानी व्यापारी था। आप सभी को याद रखने क्या था, व्यापारी था, ईरानी व्यापारी था, जो प्रारंभ में गोलकुंडा के हीरे का व्यापार करता था। पहले ये क्या करता था, गोलकुंडा से हीरे का व्यापार करता था। इसीलिए क्या हुआ, इसको मतलब सुप्रसिद्ध शाहजहां को इसने भेंट किया था। किधर है, आप सभी को याद रखना, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्क चहलगानी का दमन किया था? तुर्क चहलगानी, इसको दोस्तों चालीसा दल भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे चालीसा दल भी कहा जाता है। आप सभी को याद रखना क्या कहा जाता है, चालीसा दल भी कहा जाता है। इसका गठन अगर पूछे किसने किया था तो क्या बोलेंगे, इल्तुतमिश ने। किसने दोस्तों? इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। आपको याद है, इल्तुतमिश ने इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। यह बात आपको याद रखनी। ठीक है, इसमें 40 तुर्क आमीन, कितने दोस्तों, 40 तुर्क आमीन की एक संगोष्ठी होती थी, याद रखेंगे। और इसका दमन किसने, मतलब इसको खत्म किसने किया था? बलबन ने इसको खत्म किया था। आप सभी को याद रखना। ठीक है, बलबन ने इसने खत्म किया था। अगर मैं बात करूं बलबन के शासनकाल की, तो आपको बलबन के शासनकाल में कितना रहा था, तो ये 1200 ये वही रहा था कि मतलब 1266 से 86 तक, कितना, 1266 से 86 तक रहा था इसका शासनकाल। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 10वीं बार एग्जाम में सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। और ये अभिलेख जो है वो गुप्त काल का अभिलेख है। कब का दोस्तों? ये गुप्तकालीन अभिलेख है, और गुप्त काल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना 100% तय है, क्योंकि आपके एग्जाम में दिया गया। और कौन सा अभिलेख था, और ये अभिलेख कौन सा है दोस्तों? आप सभी को याद है, बी है, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख दोस्तों सती प्रथा का प्रारंभिक अभिलेख है। और किसका था? ये भानुगुप्त का था। किसका दोस्तों? ये भानुगुप्त का था। आपको याद रखना किसका था दोस्तों? भानुगुप्त का था। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है आप सभी को? अच्छा, अगर भीतरी अभिलेख बूझे किसका है, भीतरी बुझले किसका है, बताना आप सभी को भीतरी अभिलेख किसका है। ठीक है, और जूनागढ़ बुझले ये किसका? स्कंदगुप्त। क्या बोले? स्कंदगुप्त का। जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें पता जानकारी मिलती है किसके बारे में? हुरण आक्रमण के बारे में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। आप सभी को ये बात याद है। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी सभी की स्क्रीन पर कह रहा है, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां पर है? बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी आप सभी को बताना है। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वो कहां पर है? क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? इनकी मृत्यु कहां? कुशीनगर में होती। कहां पर मृत्यु, कहां पर हुई दोस्तों? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। आप सभी को याद रखना। इनकी मृत्यु को कहा क्या जाता है? इनकी मृत्यु को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये आप सभी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लियर है आप सभी को? वर्तमान में कहां पर? उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिला कौन सा? देवरिया में। जिला कौन सा? देवरिया जिला में ये जगह पड़ती है। आप सभी को याद रखिए, ये बात सभी को याद रखें। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर आप लोग सब लोग जानते होंगे दोस्तों। 10 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, 5 पॉलिटी से देखने को मिलेंगे, 5 इकोनॉमिक्स से देखने, 5 पॉलिटी, 5 इकोनॉमिक्स, 5 साइंस, 5 ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ से आपको 5-5 क्वेश्चन, 10 आपके हिस्ट्री से और 10 आपको जनरल अवेयरनेस थे और 10 आपको करंट अफेयर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? 10वीं बार हड़प्पा कालीन से दोस्तों वीडियो स्पेशल लिया है, आप उसे देख लेंगे। हड़प्पा से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैदिक काल पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मतलब प्राचीन काल तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया, उसको आप जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? लोथल। लोथल की बात करें, इसकी खोज किसने की थी तो क्या बोलेंगे? इसकी खोज की थी एस आर राव ने। कितने दोस्तों? एस आर राव ने इसकी
खोज की थी, आप सभी को याद रखना, कब की थी? 1955 में। 1955 में एस आर राव ने इसकी खोज की थी, 1955 में। कहाँ पर पड़ता है ये? गुजरात में पड़ता है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। और ये क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था दोस्तों? एक बंदरगाह था। यहाँ से फारस की मुद्रा मिली है। क्या दोस्तों मिला है? फारस की मुद्रा, जो कई बार एग्जाम में आई। क्या दोस्तों? फारस की मुद्रा मिली, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ से व्यापार बहुत अच्छे से होता था, फारस से भी व्यापार होता था, याद रखेंगे, ठीक है। ये बात आप सभी को याद रखना है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये किस नदी पर है? कई बार एग्जाम में आया है, तो लोथल भोगवा नदी के तट पर। किस पर दोस्तों? ये भोगवा नदी के तट पर। किस पर है दोस्तों? भोगवा नदी के तट पर है। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। फिर निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको कि गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, ठीक है, 1935 के बारे में इसमें क्या करना है आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर प्रांतीय स्वशासन का उपलब्ध, मतलब प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, बिल्कुल सही था। इसमें क्या हुआ? एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल की स्थापना का उपबंध किया गया था। केंद्र में अखिल भारत का उपबंध किया गया, बिल्कुल सही, यानी कि एक और दिन तीनों आपके सभी सही है। क्या बोलेंगे? भारत शासन 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया गया था, यानी कि प्रांत सीधे ब्रिटिश क्राउन से अपनी शक्तियां का अधिकार प्राप्त करेंगे। मतलब ये इसमें प्रांतीय स्वशासन का अर्थ क्या होगा? जो प्रांत थे, जितने भी प्रांत थे, वो जो शक्ति प्राप्त करेंगे, मतलब ब्रिटिश क्राउन से अपनी शक्तियों का अधिकार प्राप्त करेंगे, ठीक। इस अधिनियम द्वारा फेडरल कोड, क्या बोलेंगे? इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ दोस्तों? फेडरल कोड की स्थापना का उपबंध किया गया। केंद्र में अखिल भारतीय संघ में उपबंध था, लेकिन मतलब क्रियान्वित नहीं हो सका। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित? क्या बोलेगी? किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आप सभी को ये बात याद रखनी। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह, राइट आंसर क्या होगा बताना है। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? क्या बोलेंगे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बताएंगे तो क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। अच्छा, कुछ लिखता हूँ, यंग इंडिया इन्हीं की है। क्या बोलेंगे? यंग इंडिया अगर बुझिया, यंग इंडिया दोस्तों इन्हीं की है। किसकी है? यंग इंडिया भी इन्हीं की है, ठीक है दोस्तों। अगर बुझा नवजीवन, क्या है दोस्तों? नवजीवन भी किसी की, नवजीवन भी इन्हीं की, आपको याद रखना, ठीक है, नवजीवन भी इन्हीं की। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करजन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या हुआ? सबसे पहले करजन याद रखेंगे 1899 में भारत आता है, ठीक है, और 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल, सॉरी, भारत का वायसराय बनकर रहता है। क्या बोलेंगे? भारत का वायसराय 1899 से 1905 तक रहता है। और सबसे घिनौनी घटना इसकी क्या थी दोस्तों? बंगाली विभाजन। बंगाली विभाजन इसका सबसे घिनौनी घटना थी, याद रखेंगे। कब हुआ? 1905 में बंगाली विभाजन किया था, याद रखेंगे। इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार इसी के शासनकाल में लगा था। क्या दोस्तों? दूसरा जो दिल्ली दरबार लगा, दूसरा दिल्ली दरबार, वो इसी के शासनकाल में 1903 में लगाया गया था, ठीक है। 1900 और इसने विश्वविद्यालय अधिनियम, क्या बोलेंगे दोस्तों? विश्वविद्यालय अधिनियम भी इसी के शासनकाल में, विश्वविद्यालय जो अधिनियम पारित हुआ, विश्वविद्यालय अधिनियम, वो भी इसी के शासनकाल में पारित हुआ था। आप सभी को ये बात याद रखनी। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? नील क्रांति मतलब नील विद्रोह, आप सभी ने सुना होगा। नील विद्रोह कब हुआ था? ये 1859-60 के आसपास, आपको कब दोस्तों? 1859-60 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 1859-60 के आसपास। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी हो जाए। दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास जो थे, ये नील क्रांति यानी नील विद्रोह से जुड़े होते हैं। आप सभी को ये बात क्लियर होगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये हुआ कहाँ था? ये बंगाल वाले क्षेत्र के आसपास। किसने दोस्तों? बंगाल था, बिहार के क्षेत्र के आसपास आता था, ठीक है, बिहार बंगाल के क्षेत्र पर आता था। आप सभी को ये बात याद रखनी। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। यूरोप के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागरवेन कहां पर है? देखो मत्स्य क्षेत्र दोस्तों क्या होती है? जब दो जलधारा, एक गर्म जलधारा, क्या बोलेंगे? एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा, क्या बोलेंगे? एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा जहां पर आकर मिलती है, वहां पर क्या होता है? वो जहां पर आकर मिलती है उसे डागर मतलब बैंक कहा जाता है। वो क्या बोलती है? बैंक। यानी कि ये जो स्थान होता है, ये मछलियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वो भी प्रकार, उस प्रकार के जीव भी मिलते हैं जो गर्म पानी में रहते हैं, और उस प्रकार की भी मछलियां मिलती हैं जो ठंडी पानी में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादातर मछलियां पकड़ी जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, क्या बोलेंगे? उत्तरी अटलांटिक, क्या बोलेंगे? उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक की स्थिति। ग्रांड बैंक कहां पर स्थित है? तो क्या बोलेंगे? उत्तरी पश्चिमी, क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, बोलेंगे अटलांटिक
अटलांटिक महासागर में ये बैंक आपको देखने को मिलेगा। ग्रॉड बैंक इसी महासागर के उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक तट में पेरी बैंक, ठीक है, वेक्सुरी बैंक वगैरह ये सभी आपको देखने को मिलेगी, जो मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। राइट आंसर क्या होगा, उत्तरी सागर में देखने को मिलती है। जो डागर बैंक है ये कहाँ पर आपको उत्तरी सागर में देखने को मिलती है। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है दोस्तों आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में इसके के समूह में कौन सा एक समूह वेलिनक्स देश के नाम से जाना जाता है? वेलिनक्स देश, इसे दोस्तों मैं आपको और भी बता दूं, इन देशों को क्या कहा जाता है, क्या बोलेंगे, वेलिनक्स देश। बेल्जियम तो क्या बोलेंगे, बेल्जियम, डेनमार्क और लग्जमबर्ग। क्या बोलेंगे, बेल्जियम, डेनमार्क और लग्जमबर्ग, सॉरी बेल्जियम, डेनमार्क और लग्जमबर्ग। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इन्हें लॉलैंड कंट्री भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, इन्हें लॉलैंड कंट्री भी कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है। क्लियर, आप सभी को याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम चट्टान प्रणाली क्या है? बोलेंगे अच्छा, गोंडवाना से कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला बहुत निकाला जाता है, ठीक है। धारवाड़ ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से खनिज, मतलब जो खनिज वगैरह मिलते हैं वो बहुत, ये मतलब आर्थिक दृष्टि से अगर बुझा कि आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न कौन है, तो आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न कौन, धारवाड़ चट्टानें हो जाए। क्लियर है आप सभी को? जो आर्थिक दृष्टि है वो सबसे संपन्न कौन सी है, धारवाड़। तो गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना चट्टानें जो सबसे नवीनतम पाई जाती है वो गोंडवाना चट्टानें ही होती है, ठीक है। नवीनतम कौन होती है, गोंडवाना चट्टानें। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है ये बातें सभी आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, तेरा माउंट आबू निर्मित है। माउंट आबू की बात करें कहां पर मिलेगी, ये अरावली क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर, अरावली क्षेत्र में मिलेगा। अरावली क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अरावली श्रेणी कहां पर दोस्तों, राजस्थान में। कहां पर दोस्तों, राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान। क्लियर है आप सभी को? चलिए कहां पर मिलेगा, राइट आंसर नीस में। नीस से ये जब माउंट आबू निर्मित हुआ है, ये नीस से निर्मित हुआ, आप सभी को ये बात याद रखें। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन। अगर मैं अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछूं तो क्या बोलेंगे, गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी कितनी है, गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, गुरु शिखर है। गुरु शिखर है, आप सभी को याद रखना। अच्छा, माउंट आबू पर एक मंदिर स्थित है, जैन मंदिर। कौन सा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या बोलेंगे दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बहुत फेमस है, आप सभी को याद रखना। कई बार एग्जाम में सीधा छपा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, तो क्या बोलेंगे, माउंट आबू। याद रखेंगे दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम रही है? हालांकि यूपी जीके से 2021 का कोई भी क्वेश्चन आप उठाकर देख लें, दोनों सिर्फ यूपी जीके से कोई भी प्रश्न नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको एक दो क्वेश्चन, क्योंकि राज्य उसमें दिए हैं, किसी भी राज्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हो सकता है आपसे यूपी ही पूछ ले। तो आप सभी को राइट आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो सर्वाधिक साक्षर रहा था, और पुरुषों में ही रहा था। अगर महिलाओं में पूछे तो दूसरे नंबर में कानपुर नगर था, और महिलाओं में नंबर 1 पर था। महिला में क्या था, नंबर 1 पर कानपुर नगर था। क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भुगतान असंतुलन। क्या बोलेंगे, भुगतान असंतुलन को इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। क्या बोलेंगे दोस्तों, बताइए। कह रहा है, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। तो जो भुगतान असंतुलन होता है, यानी कि क्या होता है, तो इसमें क्या हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी चाहिए। क्या बोलेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी चाहिए। राष्ट्रीय आय कैसे बनती है, क्या बनती है, सब कुछ बता चुका हूं। अगर आप शुरू से प्रैक्टिस सेट में जुड़े हैं, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, सब कुछ बता चुका हूं। बैंक दर हो, चाहे रिवर्स रिपोर्ट दर हो, या रेपो रेट दर हो, सब कुछ आपको बता रहा हूँ। सीआरआर वगैरह सब कुछ, बस जुड़े रहना। क्या बोलेंगे, सब कुछ जुड़े रहना इसी बैंक में। मतलब आपको कहने का मतलब, अगर आपने कहीं कोर्स नहीं खरीदा, आपने तैयारी अपने आप की, तो रिवीजन यहाँ पर बहुत बेहतरीन से मैं आपको करवा रहा हूं। क्लियर है आप सभी को? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? क्या बोलेंगे, नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? गरीबी मापने के लिए सामायिक। क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये सामायिक जो लिखा है, ये सामायिक लिख। क्या बोलेंगे, सामायिक। क्या बोलेंगे, सामायिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो क्या बोलेंगे, ये करता है आपका एनएसओ। क्या बोलेंगे, एनएसएसओ। क्या बोलेंगे, एनएसएसओ करता है। क्या बोलेंगे, एनएसओ को करता है। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान इसे कहा जाता है। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान करता है। क्लियर है आप सभी को? अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950। इसकी स्थापना 1950 में। एनएसएसओ याद रखें। क्या बोलेंगे, एनएसएसओ। क्या बोलेंगे, एसएसओ। ये बात आपको याद रखना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। क्लियर है आप सभी को? अगला क्वेश्चन, क्या कृषि लागत आयोग, मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्या बोलेंगे, कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्या बोलेंगे, कृषि सीएपी निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या, आप सभी को बताना, इनका उद्देश्य क्या हो जाएगा। हालांकि इसमें दोस्तों कूट दिए गए थे, वो मैंने लगाया नहीं, फिलहाल मैं आप सभी को ऐसे ही बता दे रहा हूँ। इसमें क्या, मैं देख रहा हूँ कूट दिएगा आगे, हाँ ये कूट है। क्या बोलेंगे, ये कूट इसमें दिए गए, आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना। 3 ऑप्शन इसमें दिए गए, 4 ऑप्शन है।
कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण बिल्कुल है, CSCP। अच्छा, CSCP की स्थापना कब हुई? तो 1965 में। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में स्थापना होती थी। 1965। ये क्या करता है दोस्तों? ये MSP जारी करता, फसलों की MSP जारी करता। तो क्वेश्चन बनेगा कि कितनी फसलों की MSP जारी की जाती है, तो क्या बोलेंगे? 23 फसलों की। ठीक है, 22 फसलें इसमें, गन्ना जो इसकी FRP जारी की जाती है, हालांकि आपको याद है 23 फसलों की MSP जारी की जाती है। कितनी फसलों की दोस्तों? 23 फसलों की MSP जारी करती जाती है। 1965 में CSCP की स्थापना। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन मतलब इसका राइट आंसर बता देता हूं। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण बिल्कुल सही है। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों में सुनिश्चित करना, यह भी सही है। लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं आवश्यक कृषि फंड उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर हितों को सुरक्षा करना, बिल्कुल सही। कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना, ये बात गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जो राइट आंसर हो जाए 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 आपको याद रखना। राइट आंसर क्या होगा? 1 2। जब CSCP आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। जरा निम्नलिखित में से विचार कीजिए। निम्नलिखित में से विचार, इन वेकों को स्थापित करने का सही ऐतिहासिक क्रम, मतलब कब कब ये स्थापित किए गए थे, कब कब स्थापित किए गए थे। तो आपको भारतीय स्टेट बैंक पता होगा, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इससे पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? इससे पहले इंपीरियल बैंक था। 1921 में, क्या बोलेंगे? 1921 में दोस्तों इंपीरियल बैंक बनती है। इंपीरियल बैंक कब बनती है? 1921 में। कौन? बैंक ऑफ मद्रास, कोलकाता और मुंबई, इन तीन को मिलाकर क्या बनती है? 1921 में इंपीरियल बैंक। उसका राष्ट्रीयकरण करके 1955 में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया जाता है। क्लियर आप सभी को? 1955 में भारतीय स्टेट बैंक। नाबार्ड बहुत फेमस है, 1982 में बनी थी। कब दोस्तों? 1982 में, आप सभी को पता होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापना होती है। क्या आप सभी को बताया किस समिति की सिफारिश पर जो ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, आप सभी को बताना। और फिलहाल 1982 से, क्या बोलेंगे? 1982 से इनका जो मतलब नियंत्रण था वो अब उसके नाबार्ड के अंतर्गत आ गया, और ये मतलब इनका बंद भी किया, इनकी स्थापना को बंद भी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद भी कर दी गई। ठीक है, अग्रणी बैंक, ये अग्रणी बैंक योजना ये आई थी 1969 में। क्या बोलेंगे दोस्तों? ये आई थी 1969 में। क्लियर है आप सभी को? चलिए तो कौन सी हो जाएगी आपको समझ में आ रहा? बी, यानी कि पहला चौथा दूसरा पहला और तीसरा। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है ये बात सभी को क्लियर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या सतत विकास अभिप्राय क्या बोलेंगे? सतत विकास से अभिप्राय क्या होता है? तो सतत विकास क्या होता है? सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय ये होता है कि आपको याद रखना कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना। ऐसा नहीं कि मतलब आप सभी अभी खर्च कर लें, मतलब आपको भविष्य में भी देखना होगा कि भविष्य में हमें क्या करना। तो राइट आंसर क्या होगा? यही सतत आर्थिक विकास होता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें भी आपको कथन दिए गए हैं, आप सभी को बताना है इसमें भी क्या है दोस्तों? कथन दिए गए। इसमें भी क्या है दोस्तों? कथन दिए गए। क्लियर है आप सभी को? इसमें भी आपके क्या दिए गए? कथन दिए गए। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 2 ही कथन है। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत के संविधान के भाग 9 में, भाग क्या दोस्तों? 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध किए गए, उसे संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में स्थापित किया गया। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये बात बिल्कुल सही है। और भाग कौन सा था? भाग 9 था। क्लियर है आप सभी को? अगला कह रहा कि भाग संविधान के भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। क्या बोलेंगे? नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये बात गलत है, 2 प्रकार की नहीं दोस्तों। ये कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की हो सकती है। कितनी प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, याद रखेंगे तो यही बात आपकी गलत हो गई। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है और नगर निगम होती है। तो 3 प्रकार की होती है। क्लियर है आप सभी को? चलिए तो ये बात आपकी गलत है, यानी कि पहली मात्र एक आपकी बात सही है। क्लियर? आपकी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो। क्लियर आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की अवधि कब तक मान्य होगी? मतलब राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होगा? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद किसमें है? तो आपको याद है, अनुच्छेद की बात करें तो 123 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश का वर्णन किया गया। मैं आप सभी को बता देता हूं, इसमें ये अध्यादेश क्या होता है दोस्तों? अल्पकालिक कानून होता है। क्या होता है? अल्पकालिक कानून होता है। मतलब क्या होता है अल्पकालिक कानून का मतलब? अल्पकालिक कानून का मतलब यही कि जब संविधान दोस्तों, मतलब जब संसद नहीं चल रहा होता है, तो विशेष परिस्थिति में हमें संविधान बनाने की जरूरत होती है, तो अल्पकालिक कानून बनाए। तो ये 6 माह तक इसकी जो अवधि होती है वो 6 माह तक होती है। उसके बाद 6 माह के बाद इसमें संसद का अनुमोदन चाहिए, वरना ये दोस्तों निरस्त हो जाता है। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। क्या संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन नंबर 23। मतलब संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है, राज्य के प्रति, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या सरकार के प्रति। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी किसके? तो संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका मतलब वास्तविक संस्थापक, व्यवस्थापिका निचला सदन होता है, के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी। क्या बोलेंगे? जनता के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति दोस्तों? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। आप सभी को यह बात याद रखनी। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
किरात विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, विधि का शासन प्रतीकात्मक समानता को प्रतिस्थापित करता है, अर्थात विधि के शासन का तात्पर्य विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे वह किसी भी पद पर हो। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रतिक्रियात्मक। क्या होगा? प्रतिक्रियात्मक होगा। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रतिक्रियात्मक होता है। कह रहे हैं आप सभी को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन? अभी तक दोस्तों प्रस्तावना की बात करें 13 दिसंबर 1946 की संविधान की तीसरी बैठक में इसको लाया गया था। कौन लाए थे? नेहरू जी इसको लाए थे, और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये बात आप सभी को क्लियर होगी। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? प्रस्तावना को कहा जाता है। अच्छा, नेहरू जी से लाए थे, कहाँ से लिया गया है? तो बोलेंगे इसको लिया गया अमेरिका से, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई। क्लियर है? अच्छा, प्रस्तावना में अभी सिर्फ एक बार भी संशोधन, कितनी बार? सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था, और वो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या बोलेंगे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये हुआ था। क्लियर है आप सभी को? और इसमें कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? वो कौन से 3 शब्द थे? एक था समाजवादी, एक कौन सा था? समाजवादी, एक था आपका पंथनिरपेक्ष। क्या था? एक था पंथनिरपेक्ष। क्या बोलेंगे? एक था आपका पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और एक आपका और था पंथनिरपेक्ष हो गया। पंथ ये था पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा? पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर है आप सभी को? और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, आप सभी को ये बात याद रखनी चाहिए। क्लियर है आप सभी को? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या बोलेंगे? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर है आप सभी को? चलिए अब साइंस के हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। कह रहा गोल्डन धान में गोल्डन राइस भी कहीं कहीं लिखे, गोल्डन चावल भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, में सर्वाधिक मात्रा में होती कौन सी विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती? क्या बोले? विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती। किसमें दोस्तों? विटामिन गोल्डन, मतलब विटामिन ए जो होती है सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? क्या बोलेंगे? सबसे दृढ़ भाग होता है हमारे शरीर का। राइट आंसर क्या होगा? शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर पाया जाने वाला दंतवाल्क है। कौन सा है? दंतवाल्क है। कौन सा? दंतों के शरीर के ऊपर जो दांतों के ऊपर पाया दंतवाल्क, ये किसका बना होता है? ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या बोलेंगे दोस्तों? ये कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम, क्या बोले दोस्तों? कैल्शियम। क्या बोलेंगे? 1 मिनट दोस्तों, क्या बोलेंगे? कैल्शियम, 1 मिनट। कैल्शियम के साथ फास्फेट वो होता है, फास्फेट, और कैल्शियम के साथ कौन सा होता है? और कैल्शियम के साथ दोस्तों आपका कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये आपका कार्बोनेट होता है। क्लियर है आप सभी को? दंतवल्क होता है। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? तो क्या बोलेंगे? रेडॉन। रेडॉन जो होती है वायु में आवर्त सारणी के 0 से 6 तत्व होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान तथा रेडन। ये सभी तत्व साधारण ताप पर गैस हैं तथा रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होते हैं। तो नोबेल गैस किराया गैस नहीं है होती, तो क्या बोलेंगे? रेडॉन जो होती है नोबेल गैस नहीं होती। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से बनती है। किधर है आप सभी को? अगला क्वेश्चन आज का 30वां क्वेश्चन, क्या जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता, तो जब किसी कोई पिंड है उसको चंद्रमा से पृथ्वी पर हम स्थानांतरित करेंगे तब क्या होगा? तब हमेशा याद रखना है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जो मात्रा होगी वो वही होगी, लेकिन पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? बढ़ जाता है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करेंगे तो चंद्रमा पर उसका भार बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसका भार बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पर भार कम होता है। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो उम्मीद है बात आप सभी को समझ में आई होगी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, हम लोग स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन करेंगे। क्या निम्नलिखित में से नेमसेक जो बुक है के रचयिता कौन है? पुस्तक के रचयिता कौन है? नेमसेक। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को बताना है। तो नेमसेक के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए नेमसेक पुस्तक की लेखिका भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हुम्पा लाहिरी। क्या बोलेंगे? हुम्पा लाहिरी। ऑप्शन नंबर बी, हुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? 5 जून को। आप सभी को पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा क्यों मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, मतलब संयुक्त राष्ट्र जो यूएनईपी है, यूएनईपी की स्थापना 1972 को की गई थी। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या के संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा था? बोलेंगे कौन सा आंदोलन था? तो क्या बोलेंगे? इसे कहा जाता है
कौन सा आंदोलन था? तो क्या बोलेंगे, ये आंदोलन था दोस्तों ग्रीन पीस। ग्रीन पीस आंदोलन था, आप सभी को याद रखना। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना था। इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में, क्या बोलेंगे, 1971 में, कहां पर? कनाडा में की गई थी। कहां दोस्तों? कनाडा में स्थापना की गई थी 1971 में, ठीक है। इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध, जो अमेरिका में नाभिकीय मतलब नाभिकीय परीक्षण का विरोध कर रहा था अमेरिका, कहां पर? अलास्का में। अलास्का आप जानते होंगे एक मतलब अकेला दूर मतलब स्थित इसका राज्य है, ठीक है, उसी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्या होगा, आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? क्या बोलेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो क्या बोलेंगे, भारतीय अनुसंधान संस्थान दलहन संस्थान की स्थापना 1983 में, स्थापना कब हुई? 1983 में हुई थी। कहाँ पर पड़ता है? तो क्या बोलेंगे, कानपुर। राइट आंसर क्या? कानपुर उत्तर प्रदेश। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। कह रहा स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? तो ये बर्न किसकी है? स्विट्जरलैंड की। किसकी दोस्तों है? ये स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड की है। मैड्रिड स्पेन की, बहुत फेमस है। लग्जमबर्ग, ये लग्जमबर्ग ही रहती है, ठीक है। स्टॉकहोम, ये स्वीडन की, ठीक है दोस्तों, ये स्वीडन की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवा निवृत्त हो जाते हैं? तो आप सभी को पता है राज्यसभा के आर्टिकल कितना है, अगर पूछा है तो क्या बोलेंगे, राज्यसभा आर्टिकल में 21 है, सरला, क्या बोलेंगे 80 कितना है, आर्टिकल अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया, ठीक है। आप सभी को पता है कैसा उच्च सदन है, कैसा सदन है दोस्तों, उच्च सदन है, ठीक है। अच्छा, कार्यकाल की बात करें, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना, इसके सदस्य का कार्यकाल, जो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि कैसा सदन है, अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है। कैसा है दोस्तों, स्थायी सदन है। आप सभी को ये बातें क्लियर होंगी, स्थायी सदन है। तो कितने दोस्तों, 1/3, 1/2 कितना, 1/3, क्या बोलेंगे दोस्तों, 1/3। ऑप्शन नंबर सी, 1/3 जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र में अवस्थित। कहां पर दोस्तों, सोनभद्र में अवस्थित। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। हम लोग इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपका टाइम खराब होगा। करंट अफेयर 2000 उसमें लगभग 2019 और 20 की करंट अफेयर, इसमें 2019 और 20 की करंट अफेयर दी गई, तो उसको आपको पढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आने वाली नहीं। आपको अब 2021 की करंट अफेयर और 2022 की करंट अफेयर पढ़नी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। लगातार हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लगातार वीडियो आप सभी को मिल रहे हैं। ये आज इसके प्रैक्टिस नंबर कितना था, प्रैक्टिस नंबर 5 था दोस्तों। हम लोग इसको 15 प्रैक्टिस सेट के बाद हम लोग अरिहंत प्रकाशन और रुक्मिणी प्रकाशन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन लगातार बन रहे थे, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।